अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़मीन की रजिस्ट्री और इंतकाल के बारे में। कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़मीन की रजिस्ट्री या इंतकाल? आप जब ज़मीन ख़रीदते हैं, आप कोई घर ख़रीदते हैं, आप कोई मकान ख़रीदते हैं, तो आपको क्या करवाना चाहिए? आपको उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी चाहिए या आपको उस ज़मीन का इंतकाल करवाना चाहिए? विच वन डॉक्यूमेंट इज़ बेटर इन बोथ ऑफ देम, रजिस्ट्री और इंतकाल? इंतकाल विच इज़ आल्सो कॉल्ड मोटेशन ऑफ लैंड, मोटेशन ऑफ हाउस, व्हाटसोएवर। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, कल जब आप कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो अदालत किस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा वैल्यू देती है, रजिस्ट्री को या फिर इंतकाल को? आज मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। लाजमी नहीं कि रजिस्ट्री और इंतकाल या ज़मीन का प्रोसेस एक कानूनी शख्स को मालूम हो। आप अगर कानून का इल्म नहीं रखते, आप एक कानूनदान नहीं हैं, फिर भी आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि ज़मीन की ट्रांसफ़र कैसे करवाई जाए, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। ज़मीन की रजिस्ट्री ज़्यादा वैल्यू रखती है या फिर ज़मीन का जो इंतकाल है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है? कल आप खुद भी कोई घर ख़रीद सकते हैं, कोई मकान ख़रीद सकते हैं, कोई दुकान ख़रीद सकते हैं, कोई ज़मीन ख़रीद सकते हैं, कोई ज़मीन का एक छोटा कित्ता ख़रीद सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे तो पता नहीं था। इसलिए अगर ज़मीन की रजिस्ट्री और इंतकाल के मामलात समझना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। देखें, सबसे पहले चीज़ आपको मैं बता दूं, टाइटल डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है? जो ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट है वो आपकी इस रजिस्ट्री को कहा जाता है। आप जब ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, उस रजिस्ट्री को एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट की बेशुमार रूलिंग्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि इंतकाल जो मोटेशन है, मोटेशन इज़ नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट। जो मोटेशन है वो आपकी ऑनरशिप को डिक्लेयर नहीं करता। ऑब्वियसली कुछ ज़मीनों में जो देहात की ज़मीनें हैं, गांव में जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे आज भी इंतकाल करवाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि उन देहातों में, उन गांव में, विलेजेस में ज़्यादा प्रॉब्लम भी केसेस की इसी वजह से आती है कि जी मैंने इंतकाल करवाया, फ़लाँ खाता शरीक उठ के खड़ा हो गया, फ़लाँ तरफ से एक और खाता शरीक आ गया। अब इंतकाल में ये प्रॉब्लम पेश आती रहती है कि जब भी आप ज़मीन का इंतकाल करवाते हैं, कोई एडजेसेंट प्रॉपर्टी वाला उठ जाता है कि जी ये ज़मीन का तो मैंने ख़रीदनी है, इस खाते में मैं खाता शरीक हूँ, मेरी ज़मीन है, पहला हक मेरा बनता है। दूसरी तरफ से कोई उठ खड़ा होगा कि जी मेरी तरफ से ये नाली का पानी बह रहा है, पानी का रास्ता मेरी ज़मीन के अंदर से गुजर है, इस ज़मीन को ख़रीदने का पहला हक मेरा है। तो वो जो ख़रीदार होता है, जिसने वो ज़मीन इंतकाल की बेस पे ख़रीदी होती है, वो बेचारा वैसे ही 2-3 साल असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर के दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है। खाता शरीक के मसलों से बचने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, चाहे आप शहर में ज़मीन ख़रीद रहे हैं, शहरी ज़मीन का तो अब वैसे ही कल्चर हो गया कि आपने उसकी रजिस्ट्री ही करवानी है। शहरी ज़मीन की, शहरी ज़मीन का इंतकाल भी हो सकता है, लेकिन पहले रजिस्ट्री करवाएंगे, रजिस्ट्री करवाने के बाद आपने उस ज़मीन का इंतकाल करवाना है। लेकिन अगर आप किसी गांव में, किसी देहात में ज़मीन ख़रीदते हैं तो भी कोशिश करें उसकी रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने में ऑब्वियसली उसमें जो टैक्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू इंतकाल। टैक्स कैसे होता है उसका? FBR का जो रेट है, फिर जो DC रेट है, उसके अकॉर्डिंग दोनों की फ़ीसें कैलकुलेट होती हैं। बैंक ऑफ पंजाब से स्टाम्प पेपर इशू होता है, उसके ऊपर रजिस्ट्री टाइप होती है, बल्दिया की फ़ी पे होती है, वो चलान फार्म साथ लगते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। वहाँ पे बेचने वाला भी आता है, वहाँ पे ख़रीदने वाला भी मौके पे मौजूद होता है। दोनों के साथ एक एक दो गवाह होते हैं, तहसीलदार के सामने पेश होते हैं। तहसीलदार बेचने वाले से पूछते हैं, हाँ जी आपने ज़मीन बेची है? जी बेची है। पैसे ले लिए हैं? वो कहता है जी मैंने पैसे ले लिए हैं। फिर तहसीलदार साहब ख़रीदार से पूछते हैं, हाँ जी आपने ज़मीन ख़रीदनी है? जी मैंने ख़रीदनी है। पैसे दिए हैं? जी मैंने दे दिए हैं। ये सारे बयानात होते हैं बिफोर तहसीलदार। तहसीलदार उसको रिकमेंड करता है सब रजिस्ट्रार को, फिर सब रजिस्ट्रार उन सब के थंब इम्प्रेशन लगवाता है, सब के रजिस्टर के ऊपर साइन लेता है, पिक्चर्स बनती हैं,
وہ رجسٹر کے اوپر پیسٹ ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر تھمب امپریشن لگتا ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے، یہ سارا پروسیس ہوتا ہے رجسٹری کروانے کا۔ اب میں نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ رجسٹری کروائیں، کیوں؟ کیونکہ رجسٹری کے ڈاکومنٹس کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو انتقال ہے وہ ایزیلی چیلنجیبل ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ رجسٹری ہے اس کو توڑنا، اس کو کینسل کرنا ذرا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ رجسٹری پہلے ہی ایک کمپلیٹ پروسیس، بیچنے والا، خریدنے والا اور پھر ان گواہوں کی موجودگی میں یہ سارا کام تحصیلدار کے سامنے کیا جاتا ہے۔ انتقال کون چڑھاتا ہے جی؟ پٹواری چڑھاتا ہے۔ اب اس نے کیسے چڑھایا کوئی پتہ نہیں ہے، منظور کس نے کر دیا؟ تحصیلدار نے، بس جو انتقال چڑھ گیا، زمین کا ٹرانسفر ہو گیا۔ انتقال چیلنج ہوتا ہے آپ کے جو ایریا کے ہیں نا، کلیکٹر، اسسٹنٹ کلیکٹر، ایڈیشنل کمشنر، ان کے سامنے انتقال چیلنج ہو جاتا ہے، جبکہ رجسٹری کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑتا ہے، جو کہ کافی لینتھی، ڈیفیکلٹ، ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جب بھی زمین خریدنی ہے، چاہے وہ آپ پلاٹ خریدیں، گھر خریدیں، کوئی ٹرپل سٹوری مکان خریدیں، آپ دکان خریدیں، شاپ خریدیں، کوئی پلازا خریدیں، آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، جو کہ ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ کہلاتا ہے۔ رجسٹری کروانے کے بعد آپ اس رجسٹری کی فوٹو کاپی لیں، وہ رجسٹری کی فوٹو کاپی لے کے آپ پٹواری کے پاس جائیں، پٹواری کو دیں، آپ ساتھ اپنا CNIC جو شناختی کارڈ ہے اس کی فوٹو کاپی دیں۔ اب اس پٹواری کو کہیں کہ بھائی یہ زمین میں نے خرید لیا، میں نے رجسٹری کروا لیا، اب مجھے اس کا انتقال بنا کے دو۔ انتقال کی نارمل 200-300 روپے 400 روپے فیس ہوتی ہے، وہ لے کے پٹواری آپ کو انتقال بنا کے دے گا، وہ پٹواری وہ انتقال تحصیلدار کو دے گا، تحصیلدار اس کو منظور کرے گا، پھر وہ انتقال آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ کے پاس دونوں ڈاکومنٹ آ گئے ہیں، رجسٹری بھی اور انتقال بھی۔ یہ ایک اچھا پروسیس ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے انتقال ہی کافی ہے، آپ رجسٹری نہ کروائیں، کیونکہ رجسٹری میں نا تھوڑا ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے، آپ صرف انتقال کروا لیتے ہیں اور انتقال ہی کافی ہے۔ شہری زمینوں کا تو نہیں ہوگا، رجسٹری کروانی لازمی ہے، گاؤں کی زمینوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن کل وہ کھاتا شریک اس طرح کے مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے نا بہتر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں گاؤں کی زمین کی بھی رجسٹری کروائیں۔ یہ کچھ بیسک کویسچن تھے جو آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ رجسٹری، انتقال، ان دونوں میں ڈفرینس اور پھر ان کا پروسیس کیا ہے۔ رجسٹری، انتقال، بے نامہ، سیل ڈیڈ، اس والے سے کوئی کسی قسم کا اگر آپ کے پاس کویسچن ہو تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔